नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में। हम लोग जहां एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एडुकेटिव पैटर्न पर आधारित मैथ के पिनाकल के जो सेक्शनल मार्क हैं, इसको जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं इनका हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सोल्यूशन कर रहे हैं। तो इस सीरीज में आज हमारा मॉक नंबर 16 है। तो इस मॉक के हम लोग जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाले इनको हम लोग बहुत ही उम्दा तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 49 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसने यह 6 भागों में विभाजित किया, जो या तो 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के मल्टीपल्स थे, पूर्ण गुणज थे। पहले 4 भाग 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, मतलब कह रखा है कि पहले जो पहले 4 भाग हैं वो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर थे। 4 किलोमीटर के गुणज वाले भागों को 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर के गुणज वाले भागों को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया गया। और प्रत्येक 2 लगातार भागों के बीच उसने 6 मिनट तक आराम किया। पूरी यात्रा के लिए उसने उसकी औसत गति क्या है ये हमें बताना है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं। ये क्या है, इस रास्ते को क्या है ये कवर कर रहा है यार, ये इसका रास्ता हो गया। और इस रास्ते को क्या है कि इस व्यक्ति द्वारा कवर किया जाएगा। तो चलिए, हाँ ठीक है, वॉइस आ रही है। देखिए, ये इस रास्ते को इस व्यक्ति द्वारा कवर किया जाएगा और ये रास्ते की जो टोटल लेंथ है वो आपके पास दे रखी है। टोटल हमारे पास कितनी है, 49 किलोमीटर है। उसने इसको 6 भागों में विभाजित किया। अब देखिए 6 भागों में विभाजित कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बराबर नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 एक और बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 6 इसके हिस्से आ जाएंगे। ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं। तो ये आपके पास इसके टोटल 6 हिस्से हो गए। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, अभी भी 5 है, मान लीजिए यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, उसने क्या है कि पहले 4 भाग जो हैं वो 4 किलोमीटर, पहला 4 भाग ये 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, फिर अगला है 8 किलोमीटर, फिर अगला है 10 किलोमीटर, ऐसे तय किए हैं। ठीक है, और क्या है कि 4 किलोमीटर वाले भागों को 40 किलोमीटर प्रति घंटा के, जो 4 किलोमीटर वाले भाग हैं इनको 40 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर का मल्टीपल है ना, तो ये 40 किलोमीटर इसमें दे ही रखा है कि जो 4 किलोमीटर के गुणज मल्टीपल वाले भागों को 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर के मल्टीपल वाले भागों को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो 5 वालों के 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये आपके पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा से हो गए। अब देखिए आप, अब क्या है कि 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, टोटल यहाँ से 9, 8, 10, 5, 4, 9, 8, 17, 10, 27 किलोमीटर हो गया। टोटल आपको 49 किलोमीटर चलना था। तो 49 में कितना 27 घटा दीजिए तो हमारे पास आएगा 22 किलोमीटर। अभी क्या है, उसको 22 किलोमीटर और चलना है। अब 22 किलोमीटर चलने के लिए और उसको 4 और 5 के मल्टीपल में चलना है। तो कहने का मतलब 4 और 5 के मल्टीपल में 22 किलोमीटर के 2 खाने भरने हैं। तो आप क्या करिए, इसको क्या है कि 12 किलोमीटर चला दीजिए, फिर आगे 10 किलोमीटर चला दीजिए। तो 4 के मल्टीपल 4 और 5 के मल्टीपल में है और टोटल 22 किलोमीटर ये भी कवर हो गया। और दे रखा है कि 4 किलोमीटर के जो मल्टीपल वाले हैं उनको 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और जो है 10 किलो और जो 5 किलोमीटर के मल्टीपल वाले हैं उनको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया जाता है। अब हमें क्या है, यहाँ पे एवरेज जो है स्पीड निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड यहाँ से जो आपके पास निकल के आएगी वो आपके पास इक्वल हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस हमें पता है क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 49 किलोमीटर है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम होता है। टाइम हमारे पास इन खंडों में विभाजित है, तो टोटल टाइम निकाल लेते हैं कितना लगता है। देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको टोटल कितना स्पीड तय कर रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, मतलब देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास क्या है, 40 किलोमीटर वाले 4, 8, 12, 12, 12, 24, तो 24 किलोमीटर टोटल किससे, 24 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। ठीक है, 4, 8, 4, 12, 12, 12, 24, 24 किलोमीटर 40 प्रति घंटा से। अब ये 60 किलोमीटर पर हवर की स्पीड से टोटल कितना जा रहा है, 5, 10, 15, 15, 10, 25, तो ये 25 किलोमीटर कितने जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इतना क्लियर, इतना समझ में आ गया। लेकिन आप यहाँ पे एक लाइन मिस कर रहे हैं। कौन सी लाइन, उसमें दे रखा है कि उसने प्रत्येक 2 लगातार भागों के बीच उसने 6 मिनट तक आराम किया। तो इसको भी हम लोग काउंट करेंगे। तो इसमें क्या है कि देखिए 2 लगातार भाग हैं, तो यहाँ पे इसने क्या 6 मिनट का आराम किया, यहाँ पे इसने 6 मिनट आराम किया, यहाँ पे 6 मिनट, यहाँ पे 6 मिनट, यहाँ पे 6 मिनट और यहाँ पे 6 मिनट। टोटल इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 5 6 का 30, 30 मिनट इसने जो आराम में गंवाए हैं
इसको भी हम लोग वो कर लेंगे, मतलब इसी में ऐड कर लेंगे टोटल टाइम में। ठीक है, तो 30 मिनट घंटे में 30/60 हो जाएगा। अब फिर से समझिए, देखिए टोटल हमारे पास डिस्टेंस थी 49 किलोमीटर, स्पीड बराबर होता है मतलब दूरी बटे समय। हमारे पास क्या है कि समय के लिए फिर दूरी बटे 4 लगाएंगे। 4 किलोमीटर 40 की स्पीड से, 8 40 की स्पीड से, 12 से, टोटल हमारे पास 24/40, 60 की स्पीड से टोटल 25 किलोमीटर, और जो रुक रुक के चल रहा है 30 मिनट, उसको हमने घंटे में बदल दिया। अब आप आके इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए जो कट रहे हैं काट दीजिए। तो यहाँ पे अगर इसको काटेंगे तो 4 छंग 24 हो गया, इसको काटेंगे नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 25, 12 हो गया, यहाँ पे 5 25, 5 छक्का 30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये 10 कटेगा, 0.6 मान लीजिए कि 0.6 ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो स्पीड एस है वो आपके पास 49 बटे, अब यहाँ पे 12 एलसीएम है तो 12 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, कितना एलसीएम है? 12 एलसीएम, 12 पंचे 60, 60 एलसीएम है, सॉरी। तो क्या है कि 60 एलसीएम ले लिए। अगर 60 एलसीएम लेंगे आप तो क्या है कि यहाँ पे 60 से डायरेक्ट गुणा होगा, 6 36 होगा, 60 गुणे 0.7 36 हो जाएगा, प्लस का 5 25 प्लस का 50, तो यहाँ से आपके पास 49, ये जो नीचे 60 है ये ऊपर चला जाएगा, 49 गुणे 60, और नीचे आपके पास 36 25 आपके पास हो गया, 3 2 5 61 61, 50 25 75, 75 में देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, 6 60 हो गया, 5 25, अरे यहाँ पे दिक्कत हुई ना। देखिए यहाँ पे क्या है कि 30 दूनी 60, 1/2 होगा। अगर 1/2 होगा तो यहाँ पे हमने 60 लिया है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास कितना ऐड होगा, यहाँ पे आपके पास 30 ऐड होगा ना, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब करेंगे तो 30 30 36, 36 5 30 30 66, 66 5 71, 91 आ जाएगा टोटल। अब आप लोग काटेंगे तो 13 7 91, 7 7 49, तो 7 42, 420/13। अब कहाँ बन रहा है 13, 13 नीचे यही है। ठीक है, तो यही आपके पास बी वाला जो है आंसर हो जाएगा, 420/13 आ जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आया होगा, बढ़िया था। अगला क्वेश्चन है कि 3 कक्षाएं ABC एक जीव विज्ञान की परीक्षा देती है। 3 विज्ञान कक्षाएं A, B और C एक जीव विज्ञान की परीक्षा देती है। कक्षा A का औसत अंक जो है 83 है, कक्षा B का औसत अंक 76 है, कक्षा C का जो औसत अंक है 85 है, कक्षा A और B का औसत अंक 79 है, कक्षा B और C का औसत अंक 81 है। तो कक्षा A B C का जो संयुक्त औसत है ये हमारे पास बताना है कितना होगा। हम लोग इसको एलिगेशन से करते हैं। देखिए विज्ञान की टोटल हमारे पास 3 कक्षाएं हैं, एक A हो गई, एक B हो गई, एक मान लेते हैं C हो गई। अब क्या दे रखा है कि कक्षा A का औसत अंक 83 है, तो कक्षा A का आपके पास औसत अंक 83 है, और कक्षा B का औसत अंक 76 है, कक्षा B का औसत अंक 76 है, और कक्षा C का औसत अंक 85 है, ये आपके पास 85 है। आगे दे रखा है कक्षा A और B का औसत अंक 79 है, तो ये जो A और B है इसका औसत अंक 79 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस A और B में एलिगेशन लगा लेते हैं। तो A और B की जो कक्षा में जो छात्र हैं उनका अनुपात निकल आएगा जब हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, ये औसत अंक का होता है। अंक क्या होते हैं, अंक छात्रों में देखा जाता है कि टोटल औसत अंक बराबर क्या होगा, औसत अंक बराबर हो जाएगा टोटल अंकों का योग बटे टोटल छात्र। तो जिन नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर में जो हर में होता है, मतलब औसत अंक क्या हो जाएंगे, टोटल अंक बटे छात्र टोटल। अब क्या है कि टोटल छात्र क्या है, नीचे हर में है ना, तो हमारे पास जो यहाँ पे अनुपात में निकल आता है वो आपके पास छात्र मतलब हर वाला निकल के आएगा। तो यहाँ से जो आपके पास स्टूडेंट होंगे उनका जो अनुपात होगा 79 में 76 जाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे आपके पास 83 में 79 जाएंगे 4 हो गया। अब क्या है आगे पढ़िए, यहाँ पे A और B का अनुपात आ गया 3 और 4। अब आगे पढ़ेंगे कक्षा B और C का औसत अंक 81 है, तो B और C का औसत अंक कितना है 81 है। अब यहाँ पे भी आप क्या है एलिगेशन लगा लीजिए, इसको ऐसे दिखा देते हैं, इसको ऐसे दिखा देते हैं। अब इसमें एलिगेशन लगाएंगे। देखिए 85 में 81 जाए आपके पास 4 बचे, एडजस्टेड है रेशियो। अब यहाँ पे क्या है कि घटाएंगे तो 81 में 76 जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, तो आपके पास कक्षा A B C में जो छात्रों का औसत आ गया 3 4 5 आ गया। अब आप क्या है इसका कंबाइंड औसत अंक निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें छात्रों का औसत पता चल गया, मतलब छात्रों की संख्या पता चल गई 3:4:4 है, 3:4:5 है, और कक्षा A में जो छात्र हैं वो हमारे पास छात्रों के औसत अंक 83 हैं, और B में 76 हैं, और C में 85 हैं। अब हमारे पास क्या है औसत अंक निकालने के लिए मान लेते हैं कि टोटल जो औसत है इनका 80 है। 80 से कितना ज़्यादा 3 है, 3 कितने में 3 तक 9, 9 लोगों में, 9 ज़्यादा हो जाएगा 3 लोगों में। यहाँ पे -4 है, कितने लोगों में 4 लोगों में, तो -4 × 16 हो जाएगा। आगे क्या है
प्लस ज़्यादा है 80 से 5, कितने लोग हैं 5 लोगों में, तो प्लस 25 हो जाएगा बटे आपके पास टोटल हमारे पास 4 3 7 5 12 लोगों के पास बचेगा। तो यहाँ से जो आपके पास एवरेज जो आ जाएगा 80 आ जाएगा, प्लस में 25 में 16 जाएंगे 9 9 18, 18 बटे 12 जो आपके पास होता है 12 के 12 12 25 60, 81.5 जो है ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो बी वाला जो है आपका राइट आंसर होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, आसान क्वेश्चन है, अब आप समझ गए होंगे। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलें तो 6√3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक लकड़ी का गोला है, इस गोले से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े संभावित घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए कितना है, एक हमारे पास 6√3 सेंटीमीटर वाला एक लकड़ी का गोला है, ठीक है, पूरा गोला है, और इस गोले से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े संभावित घन। अब क्या है कि जैसे अभी सेक्शनल टाइमिंग आ गया, थोड़ा आप एजम्पशन की जो अपनी पावर है उसको बढ़ाइए। क्या है कि एक गोला है, गोले से आपका घन काटा जा रहा है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए गोला है और इस गोले से अगर आप क्या है कि घन काटेंगे, मान लीजिए घन काटा जाए, 3D में हम इमेज नहीं बना पाएंगे, तो ये घन की जो विकर्ण होगी, ये विकर्ण आपकी क्या हो जाएगी, गोले का व्यास हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या होता है घन का विकर्ण क्या होता है, जो घन का विकर्ण होता है, अगर भुजा ए हो, घन की भुजा जो है अगर ये ए हो तो विकर्ण होता है √3a। जो विकर्ण होता है मतलब जो डायगोनल होता है वो हमारे पास √3a होता है, और डायगोनल बराबर हो जाएगा इसके व्यास के। तो त्रिज्या अगर 6√3 है तो व्यास जो हो जाएगा वो 12√3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो अंदर जो घन है उसकी जो साइड है वो हमारे पास निकल के आ जाएगी 12। अब हमें पास बताना क्या है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो हमारे पास 6a² होता है, और 6a² मतलब होता है 6 गुणे 144, एक ही जगह 12 रखेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, तो 6 चौक 24, आखिरी में 4 आएगा, तो डी वाला जो है आपके पास आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर लीजिए 6 चौक 24, 4 84, 2 86, 864, डी वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में अगर चलें तो अगला क्वेश्चन बता रखा है कि 3 की पावर 50, 4 की पावर 50, 5 की पावर 30, सॉरी 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30 और 6 की पावर 20 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमें बताना है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग सॉल्व करिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है कि पावर्स जो है, पावर्स सभी 10 की मल्टीपल में है। तो क्या है कि जो पावर्स हैं वो 10 की मल्टीपल में है, तो हम क्या है कि जो 10 की मल्टीपल वाली पावर है उनको कॉमन कर लेते हैं। तो हम देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की 5 पावर 10 लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 की पावर 10 लिख सकते हैं, ठीक है, सभी में कॉमन कर ले रहे हैं 10। 5 की पावर 6 की पावर, सॉरी 5 की पावर 3 की पावर 10, और इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2 की पावर 10। अब क्या है कि देखिए 3 के 5 आपके पावर होता है, 3 के पावर पर जो 5 है आपके पास, 3 का 81, 3 का 81, 3 की पावर 4 81 होता है, 243 की पावर 10 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16, 16 से हम 256 की पावर 10। यहाँ पे 5 की पावर क्यूब 125 की पावर 10। यहाँ पे 6 रंग 36 की पावर 10। इसका सबसे आसान तरीका यही है, बस आपके क्या है लॉजिक डेवलप करना था। अगर आप इतना कर ले गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बताना है सबसे बड़ी। अब देखिए पावर सभी में तो सेम है, अब डिनोमिनेटर में देखिए किस में बड़ा है, मतलब जो आपकी बेस वैल्यू है वो कौन सी बड़ी है। अब देख रहे होंगे कि जो 256 है वो बड़ा है, तो कहने का मतलब जो सबसे बड़ा होगा इनमें से वो हमारे पास 4 की पावर 40 हो जाएगा। अगर पूछा जाता सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यहाँ पे 36 दिख रहा होगा, तो ये 6 की पावर 20 जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, भुजा AB और AD के संगत ऊंचाई क्रमशः DM 8 सेंटीमीटर, BN 9 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा की लंबाई क्या है ये हमें बताना है। देखिए ऐसे आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, मतलब उससे आपका आसान हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या है कि आपको समझाना है, तो उसके लिए हम ड्रा करेंगे भाई, है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास समांतर चतुर्भुज हो गया। चलिए, और इसकी जो साइड मतलब शीर्ष हैं वो आपके पास A, B, C और D हैं। अब क्या कह रखा है कि AB बराबर 10 है, अगर ये 10 है, और क्या रखा है भुजा AB और AD के संगत ऊंचाई क्रमशः DM, तो AB के संगत ऊंचाई DM है, तो AB ये है, इसके जो संगत ऊंचाई है आपकी कौन सी हो जाएगी, इसकी जो संगत ऊंचाई आपके पास है ये वाली हो जाएगी, AB की संगत ऊंचाई,
ठीक है। ए बी की संगत ऊंचाई आपके पास ये वाली हो जाएगी। अब इसको यहाँ बढ़ा देते हैं थोड़ा, कोई उतना जरूरत नहीं है, लेकिन हम क्या है कि थोड़ा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, इसलिए हम क्या है कि बढ़ा दिए, ऐसे कर देते हैं। ठीक है। अब क्या है कि ए बी की संगत ऊंचाई आ गई। अब क्या है कि ए डी की संगत ऊंचाई बी एन है, या क्या है, ए बी की जो संगत ऊंचाई है वो हमारे पास अच्छा डी से खींची गई है। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसमें दे रखा है अगर डी से खींची गई है, अगर डी से खींची गई है तो इसको उठा के इधर लाइए, ये आपकी संगत ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे डी एम। और क्या है कि ए डी की संगत ऊंचाई बी एन है, तो ए डी आपके पास क्या है, ये है ए डी, तो इसके संगत ऊंचाई आपके पास जो हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी बी एन, तो बी से खींची जाएगी, तो इसके संगत ऊंचाई आपके पास क्या हो गई, बी एन हो गई। चलो हम खींचते हैं एक लाइन, तो बी एन ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास इसकी संगत ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे कलर से बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास बी एन हो गई। अब क्या होता है, संगत ऊंचाई 90 डिग्री कोण बनाती है, और आप लोगों को पता होगा जो चतुर्भुज का एरिया होता है वो आधार गुणे ऊंचाई होता है, और यहाँ पे कोई दूरी दे रखी है, डी एम बराबर 8 दे रखा है। अगर ये डी एम 8 है आपके पास, और आपके पास बी एन जो है ये डॉटेड डॉटेड वाली, ये अगर आपके पास 9 है, तो हमें पास बताना है कि समांतर चतुर्भुज दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए आप लोगों को एरिया का फार्मूला पता होगा चतुर्भुज का, आधार गुणे ऊंचाई, बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो आधार ए बी गुणे ऊंचाई आपके पास डी एम, तो ए बी आपके पास कितना है 10 है, और डी एम आपके पास कितना है 8 है, बराबर हो जाएगा संगत ऊंचाई ए डी मतलब आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार ए डी हो गया, ऊंचाई देखोगे तो बी एन हो जाएगा। तो आधार हम मान लेते हैं एक्स है, और ऊंचाई हमारे पास बी एन जो है 9 दे रखी है, तो यहाँ से एक्स बराबर आपके पास हो जाएगा 80/9। अगर यहाँ 81 होता है तो टोटल 9 बार चला जाता है, तो 9 से हल्का सा कम, बहुत हल्का सा कम, तो 9 से हल्का सा कम आपके पास ए वाला जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या है कि अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी में एडी कोण एबीसी के अंतर्गत मतलब आंतरिक समद्विभाजक पर लंबवत परपेंडिकुलर है। डी से होकर बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींची जाती है जो एसी से ई पर मिलती है। यदि एसी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो बताना है एई की लंबाई क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए हम लोग इसको करते हैं, मॉक्स में बहुत बार आया होगा, आप लोग को देखने को मिला होगा। देखिए ये आपके पास ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब ट्रायंगल की जो आपके पास शीर्ष हैं, शीर्ष आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है। अब एंगल एबीसी के आंतरिक समद्विभाजक इंटरनल मतलब इंटरनल बाइसेक्टर जो है पर लंबवत परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब एडी जो है कोण एबीसी के, एडी जो है यहाँ पे ड्रा करते हैं, एडी मान लीजिए कोई लाइन, अरे यार यहाँ पे क्या है कि एडी मान लीजिए कोई लाइन ये है, ठीक है। ये जो है ये परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, जो कोण एबीसी का है, कोण एबीसी एंगल जो एबीसी है इसका जो बाइसेक्टर है, ये क्या है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसको हम लोग ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इनके बीच का एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब क्या कर रहे हैं, डी से बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींची जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट डी था, तो डी से बीसी के समांतर, तो बीसी के समांतर एक रेखा ई खींची जाती है। तो हम लोग क्या है, बीसी के समांतर, इसके समांतर एक रेखा क्या है, डीई खींच देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास क्या है कि डीई हो गई। अब क्या होगा, ये हमारे पास डीई हो गई जो बीसी के समांतर है। अब क्या दे रखा है, कह रहा है कि एसी को ई पर मिलती है, तो एसी को ई पर मिल रही है। यदि एसी की लंबाई 12 है, अगर ये टोटल आपके पास दे रखा है 12 है, तो हमारे पास बताना है एई की लंबाई क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि देखिए ये क्या, जो बी डी है ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर है। कहने का मतलब जो कोण ये होगा ये कोण सेम ये भी होगा। अब क्या होता है कि अगर ये कोण जो है इसके कोण के बराबर है, तो इसके सामने की जो साइड्स हैं वो भी बराबर होंगी, ठीक है। तो हम लोग एक और साइड यहाँ पे खींचना पड़ेगा। ये इसको अगर सीधा खींचेंगे यहाँ जो आके मिलेगी, तो ए डी आगे जो सामने आके मिलेगी वो यहाँ पे आके मिलेगी ना। तो क्या है कि कहाँ मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, तो क्या है कि अगर ये बी है, मतलब क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है
तो ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने की भुजा की जो साइड ये है, सेम साइड इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी। अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी आपके पास 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये 1 यूनिट है तो आपके पास ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे क्या, कि जो BC है, ये क्या है कि DE के समांतर है, तो ये इसके समांतर है, और क्या है, ये 1:1 के रेशियो में काट रही है। आपने थेल्स थ्योरम आपको याद आनी चाहिए। थेल्स थ्योरम में क्या था कि अगर कोई ट्रायंगल था ऐसे, तो उसमें क्या है कि बीच से कोई 1:1 में और समांतर काट रहा था, तो क्या होता था कि इनके जो सभी चीज़ें क्या हैं, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, मतलब ट्रायंगल ये छोटा वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते थे, आपस में सिमिलर हो जाते थे। तो सेम यहाँ पर भी जो आपके पास ट्रायंगल ADE है, वो आपके पास सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल AP और C के, अगर ये P है तो। ठीक है, अगर ये सिमिलर है तो कहने का मतलब ये 1:1 है, तो यहाँ पे ये भी 1:1 में, और ये लाइन भी 1:1 में हो जाएगी। ठीक है, सभी क्या है कि 1:1 में हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे क्या है, ये अगर 1 है, टोटल हमारे पास क्या है कि 2 है, अगर ये 1 है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये 2 में होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब क्या है कि 1:1 ये टोटल 2 हमारे पास, 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 2 की वैल्यू 12 दे रखी है। अगर 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपके पास B वाला जो है आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। थोड़ा ड्रा करना था, स्ट्राइफर लगाने थे बस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दे रखा है कि 1,60,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज की दर 20% वार्षिक है, और इसकी गणना प्रत्येक 9 महीने पर की जाती है। किसमें, प्रत्येक 9 महीने पे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को क्या है कि आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है ट्री मेथड, एक होता है आपका बेसिक कैलकुलेशन मेथड। ट्री मेथड अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप क्या है यूट्यूब पर सीख लीजिएगा। मैं बेसिक मेथड बता देता हूँ, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ठीक है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, 1,60,000 की राशि पर, लेकिन आप लोग उस कैलकुलेशन पे मत जाइएगा, ट्री मेथड सीख लीजिएगा। 1,60,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज की दर 20% वार्षिक है, और इसकी गणना प्रत्येक 9 महीने के लिए करना है, और 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष का मतलब होता है 36 महीने। ठीक है, कितने महीने, 36 मंथ। तो 9 महीने के टोटल हमारे पास कितने मंथ लेने पड़ेंगे, 9 मंथ के हमारे पास टोटल 4 महीने लेने पड़ेंगे, मतलब 4 सक्सेसिव लेना पड़ेगा। 9 महीना 9 महीना 9 महीना 9 महीना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल 36 महीना हो जाएगा। तो 9 महीने के हमारे पास टोटल 4 सक्सेसिव लेने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है कि 12 महीने की दर, ब्याज की दर 12 महीने की कितनी है, 20% है। तो 9 महीने के आपके पास कितनी हो जाएगी, काट दीजिए, 4 पंचे 20, 4 तेई 12, 3 त्रिक 9, 5 तेई 15%। तो 9 महीने की आपके पास क्या हो जाएगी, 15%। और 15% मतलब होता है 20/23। क्या होता है, 20/23। तो जैसे 1,60,000 है, 1,60,000 है, इसका क्या है कि 1 साल बाद, मतलब हर 9 महीने बाद क्या है कि जो अमाउंट है 15%, मतलब होता है क्या होता है कि 3/20। तो क्या है कि 20 पर हर 9 महीने में 3 रुपये ब्याज मिलेगा। तो हर मतलब 9 महीने बाद 20 रुपये की राशि 23 हो जाएगी। फिर अगले 9 महीने में 20 की राशि 23 हो जाएगी। फिर अगले 9 महीने में 20 की राशि 23 हो जाएगी, सक्सेसफुल लेंगे, फिर अगले 9 महीने में 20 की राशि 23 हो जाएगी। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2 की पावर 4 आपके पास कितना होता है, 16 होता है। तो ये 16 से आपका ये कट गया, ये 4 जीरो से ये आपके पास 4 जीरो मिट गए। ठीक है, अब आपके पास 23 की पावर 4 निकालना है। अब 23 की पावर 4 निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 529 का स्क्वायर निकालना है। अब मेरी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ठीक है, तो मैं क्या है कि 529 का स्क्वायर निकाल सकता हूँ। अब निकालने की मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, अगर नहीं आती तो फिर आप यूट्यूब पे देखिएगा। ठीक है, किसी का सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारी ट्रिक्स पड़ी हुई हैं। देखिए 529 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो क्या करते हैं, स्क्वायर के लिए 529 जैसे लिखा है, तो जो 29 में 29 है ना, जो 500 के ऊपर वाला है, इसको एक बार और जोड़ देते हैं, तो हमारे पास हो जाता है 558। अब क्या है कि किस 100 में चल रहा है, 500, 400, 100, 200, 300, 400, 500, हंड्रेड्स में ये 500 पे है ना, तो 5 से हम क्या है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आएगा उसमें इसका जो है स्क्वायर जोड़ देंगे। इसका स्क्वायर क्या होता है, 29 का स्क्वायर जोड़ देंगे, जो हमारे पास बनेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 29 का स्क्वायर जोड़ देंगे। देखिए ये कितना आता है, 5/40 हो गया। देखिए 500 से गुणा करना है, सॉरी यहाँ पे क्या है कि 500 से गुणा करना है, प्लस 29 स्क्वायर जोड़ देना है। अगर यहाँ पे 500 से गुणा करोगे, क्योंकि क्या है कि 500 वाली लाइन है, तो 500 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस 29 का स्क्वायर ये ऐड कर देना। अगर 500 से गुणा करोगे तो 5/40 हो गया, 5 25 4 29 हो गया, 5 25, 25 में 2 हौसले जोड़ दोगे तो 27 हो जाएगा। और इसमें 841 जोड़ना है, तो 8 से 47 जोड़ दीजिए,
ठीक है, तो देखिए 841 दिख गया ना, यही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें से जोड़ेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आपके पास कितना बनेगा, ये आपके पास जो 529 का स्क्वायर बनेगा वो आपके पास 841 जो है डिट्टो यही बनेगा। और अगर आगे 279 जो है साथ में उतार लीजिए। अब क्या है, ये आपके पास अमाउंट आया है, अमाउंट कितना आ गया है, अमाउंट इतना आ गया है। अब क्या है कि देखिए इसको मिटा देते हैं। अब अमाउंट हमारे पास 279,841 आ गया है। अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट में प्रिंसिपल घटा दीजिए। तो इसमें क्या है कि जो 1,60,000 है इसको घटाइए। अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास जो आएगा 841 तो यही आ जाएगा, और हमारे पास 9 आ जाएगा, साथ में 6 जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 में 1, तो 119,841 डी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ट्री मेथड से करेंगे, आसान पड़ेगा, बहुत आसान पड़ेगा। अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी और ई 5 व्यक्ति हैं। ए बी सी का जो वजन है सभी पांचों के औसत वजन का है क्रमशः 90%, 112% और 94% है। डी और ई के वजन का अनुपात 6:11 है। डी और ई के वजन के बीच का अंतर 75% है, मतलब 75 किलोग्राम है। तो सभी 5 व्यक्तियों का औसत वजन क्या है ये हमें बताना है। देखिए डी और ई के वजन का अनुपात हमारे पास 6:11 रखा है, और डी और ई के बीच का अंतर 75 किलोग्राम। अगर यहाँ पे अंतर अगर ये 75 किलोग्राम है और एग्जैक्ट में अंतर 5 है, तो 5 की वैल्यू अगर 75 है तो ए की वैल्यू अगर 15 हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास जो डी की वैल्यू और जो ई की मतलब किलोग्राम में वजन की वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी 15 छक्का 90, और हमारे पास ई की हो जाएगी 15-11, इतना भाई किलोग्राम का है ई जो है ना, 15-11 165 किलोग्राम का है भाई। ठीक है, कोई नहीं, कोई लोग होता है, 165 किलोग्राम के ई हो गए। अब आगे पढ़िए कि ए बी सी डी 5 व्यक्ति, ठीक है। ए बी सी का जो वजन है सभी पांचों के औसत वजन, मान लेते हैं जो सभी 5 का औसत वजन जो है यक्स है, तो ए बी सी का वजन जो है सभी 5 के औसत वजन का 90%, 112%, 94% है। तो देखिए ए बी सी का वजन निकाल लेते हैं, तो ए बी और जो सी का वजन है वो आपके पास हो जाएगा बराबर किसके, वो हो जाएगा, मान लेते हैं सभी पांचों का औसत वजन अगर एक्स है तो एक्स के हम एक्स कॉमन कर लेते हैं, एक्स का 90% प्लस एक्स का 112% प्लस एक्स का 94%। सभी 5 के औसत वजन का क्रमशः एक्स का 90% प्लस एक्स का 112% प्लस एक्स का 94%। तो यहाँ पे एक्स का 90 प्लस 94 प्लस 112% जो है ये आपके पास इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, कौन हो जाएगा, ए प्लस बी के वजन का योग। तो हम लोग क्या है सॉल्व करते हैं। अब आप क्या है कि इसको ऐड करोगे, जब अब इसको ऐड करोगे 4 2 6 हो गया, 11 9 20 9 29 हो गया, तो 296% ऑफ एक्स जो है ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास ए बी सी की जो औसत क्या है कि औसत जो वेट है उसका मतलब जो वेट है उसका इक्वल हो गया एक्स गुणे 296। अब क्या है ए बी सी डी का औसत वजन निकाल लेते हैं। तो ए बी सी डी ई मतलब क्या औसत वजन क्या होगा, इन तीन का जो सम है हमारे पास दे रखा है। एक्स औसत वजन क्या होता है, वजन बराबर होता है एवरेज बराबर होता है सम बटे टोटल कितने लोग हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सम हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए बी सी का दे रखा है एक्स का 296% प्लस में डी और ई का हमारे पास ए बी सी इतना हो गया, डी और ई का हमारे पास ये हो जाएगा 165 में जब 90 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 255 बटे हमारे पास कितने लोग हैं 5 लोग, और इनका औसत वजन हमने कितना माना है एक्स माना है, तो एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास यक्स का आप परसेंटेज हटाएंगे तो 2.96 हो जाएगा, तो यक्स का 2.96 प्लस 255 जो है ये बराबर हो जाएगा 5x के। यहाँ से अगर 5x में 2.96 घटाएंगे तो आपके पास 2.04 जो है ये x बराबर हो जाएगा 255 के। तो यहाँ से आपके पास x जो है 255 बटे 2.04, यहाँ दशमलव हटाइए ऊपर डबल जीरो लगाइए। अब क्या है कि गुणा भाग करिए। अब गुणा भाग करेंगे तो आपके पास क्या है कि 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 के 4 51, 17 से कट रहा है, तो 17 इक्के 17 दूना 34। अब यहाँ पे 17 इक्के 17, 17 पचे 85, 1500 बटे 12, तो 1500 बटे जब 12 करेंगे आपके पास ये आ जाएगा 12 इक्के 12, 3 12 दूना 24, 12 पंचे 7, तो 125 मतलब बी वाला जो है औसत वजन सही हो जाएगा। ठीक, नो डाउट। अगले में अगर हम लोग चलेंगे, दे रखा है कि 150 वस्तुओं का जो माध्य है वो 45 पाया गया। यदि गणना के समय दो वस्तुओं को गलती से 38 और 46 के स्थान पर 83 और 76 ले लिया गया तो सही माध्य क्या था। मतलब हमारे पास जो औसत माध्य था वो हमारे पास 45 था, लेकिन हुआ क्या कि मतलब हमारे पास 38 और 46 कहने का मतलब 38 और 46 की जगह
हमारे पास कितना लेना था, 8 6 14 4 से 7, हमारे पास सम जो है 84 लेना था, लेकिन क्या है कि 83 और 76 ले लिया, कितना ज़्यादा ले लिया, 6 3 9 7 8 15 159। तो हमारे पास 84 लेना था लेकिन ले लिया उसने 159, कितना ज़्यादा ले लिया, यहाँ पे घटाएंगे तो 5 9 में 4 गए 5 15 में 8 गए 75 ज़्यादा ले लिया। अब ये जो 75 ज़्यादा लिया है, क्या है कि इसको कम पढ़ाना पड़ेगा, क्या है कि जो सही औसत है उसको निकालने के लिए, क्योंकि जो है गलती की वजह से क्या है कि 75 औसत में जो है 75 बढ़ गया है। तो जब हम लोग 75 घटाएंगे तो 75 हम लोग ऐसे नहीं घटा देंगे, क्योंकि 45 हमारे पास एवरेज है, तो जो 75 जो है, जो हमारे पास जो सम है, जो हमारे पास जो संख्याओं का सम है वो हमारे पास 75 ज़्यादा है। हम क्या है 75 को हम लोग एवरेज में बदलेंगे। एवरेज में कैसे बदलेंगे, हम लोग 75 को 150 लोगों के बीच बांटेंगे। 75 मतलब औसत बराबर क्या होता है, औसत होता है सम बटे नंबर। हमारे पास 150 लोग हैं तो औसत में एवरेज हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 में जब 0.5 घटा देंगे, 45 में 0.5 तो 44.5 जो है एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए वाला जो है आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, तो 3x की पावर 4 प्लस 7 वाई की पावर 5 वाई की पावर 4 प्लस 5 वाई की 5 जेड की पावर 4 बटे 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए इस चीज़ को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स क्या है कि अगर सभी को बराबर ले लिया जाए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब सब क्या है कि बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या है कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर सभी को 1 मान लेते हैं। अगर सभी को 1 मान लेंगे तो सभी जुड़ जाएंगे आपस में, 7 3 10 5 15 हो जाएगा, 7 5 12 3 15 15 बटे 15 1 जो है आंसर आ गया। आसान एकदम है ना, वैल्यू पुटिंग से एकदम आसान हो गया। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग चलेंगे तो एक कंपनी के 5 मतलब एक कंपनी के 5 सेल्समैन ABCDE को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल के लिए विचार किया जाता है। ए के चुने जाने की प्रायिकता क्या है ये हमें बतानी है। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक कंपनी के 5 सेल्समैन ABCD और E हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 3 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल मतलब रिप्रेजेंटेटिव के लिए विचार किया जाता है। ए के चुने जाने की प्रायिकता क्या है। देखिए ऐसा है कि 5 लोग ABCD हैं तो टोटल हमारे पास जो तरीके हो जाएंगे वो हमारे पास हो जाएंगे 5 लोगों में से किसी 3 लोग को चुनना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ए जो है ए के चुने जाने की प्रायिकता ए तो पक्का ही उसमें शामिल हो, तो ये हमारे पास फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। तुम्हारे पास फेवरेबल कंडीशन बटे टोटल कंडीशन बराबर हो जाएगा। टोटल तुम्हारे पास पता है 5 से 3 है, फेवरेबल क्या है, फेवरेबल में ये है कि देखो ए तो हमारे पास पक्का चुन लिया गया। अब बाकी 2 लोगों को क्योंकि ए चुन लिया गया तो बचे हमारे पास 4 लोग हैं, तो इन 4 लोगों में से 2 लोग को हम क्या है कि किसी 2 लोग को चुनने के प्रकार 4 सीटें हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 अब खोल दीजिए बस 4 गुणे 3 अब 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 5 गुणे 4 बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2 जब काटेंगे 2 से 2 कट गया और यहाँ पे 4 से 4 कट गया तो यहाँ से आ जाएगा 3 बटे 5 जो है, तो ये जो ए है आपका आंसर हो जाएगा। नो डाउट अब आपके शायद क्वेश्चन जो है खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन जो थे इतने ही थे जो आपको फंसा सकते थे, जो आपको परेशान कर सकते थे। बाकी आप लोग सजेशन कमेंट में दीजिएगा कि मुझे ऐसा मतलब इस सीरीज में कुछ आपको मतलब अलग से ऐड करना हो, ऐड कराना हो, कहने का मतलब जैसे एक क्लास कंप्लीट हो गई कुछ बाद में रिवीजन के लिए, या फिर क्वेश्चन कम है बढ़ाइए, या फिर क्वेश्चन इजी भी आ रहे हैं तो इजी वाले हटा दीजिए। अगर ऐसी कुछ राय है आपकी तो आप कमेंट करिए, मैं उनको नेक्स्ट मॉक में जरूर आपके अप्लाई करूंगा। ठीक है, बाकी हम लोग क्या है कि पूरे 100 मॉक एग्जाम मतलब सीजन में से पहले पक्का ही करके जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।